हेलो, नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों से आप मेरे साथ बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों के उत्साह की वजह से ही मुझे लगता है कि मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए। जैसा कि मैंने लास्ट जो मैंने वीडियो डाला है वो मेरा पहला ब्लॉगिंग था जालियांवाला बाग का। जब मैं अमृतसर गई तो मुझे लगा कि जब मैं यहाँ आई हूँ जालियांवाला बाग घूमने के लिए और मेरे स्टूडेंट्स के चैप्टर्स में उनको पढ़ना है ये, तो क्यों ना मैं जो देख रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, वो उनको भी फील कराऊं। ऐसा सोच करके मैंने वो वीडियो बनाया था। हालांकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा नहीं बना। बहुत सारे मेरे वेल विशर व्यूअर ने कमेंट करके मुझे सजेस्ट किया है, मुझे सजेशन दिया है कि आपको उसके बारे में थोड़ा और बताना चाहिए था, बहुत अच्छा नहीं बन पाया। तो माफी चाहती हूँ आप सबसे कि लेकिन आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी और ब्लॉगिंग भी कर सकूं। जगह जगह जहां पे भी मैं हिस्टोरिकल प्लेस में जाऊं, जो कि मुझे लगे कि आपको भी जानना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए, तो मैं अगला बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि अच्छा बनाऊं। तो चूंकि जालियांवाला बाग वाला जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें ऐसा कुछ मिसिंग सा लगा मेरे व्यूवर्स को कि मैंने बहुत सारी जानकारी उनको नहीं दी, तो इसलिए मैं तुरंत ये वाला वीडियो डाल रही हूँ। अगर आप उसको देखिएगा, मेरा पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, आप देख लीजिएगा प्लीज। और उसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में दिखता कैसा है जालियांवाला बाग, और उसके बाद इस इंसिडेंट को समझिएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, जानने की कोशिश करते कि आखिर उस टाइम पे हुआ क्या था। जालियांवाला बाग इतना बड़ा जो हत्याकांड था, ये करने की हिम्मत कैसे आ गई थी अंग्रेजों को? उन लोगों ने क्या ऐसा कानून बना दिया था कि वो इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दे पाए? तो आइए हम स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1917 से ही 1917 से ही महात्मा गांधी जी का पदार्पण भारत में हो चुका था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया था 1917 से, चंपारण सत्याग्रह से। अब आइए हम देखते हैं कि हुआ क्या। अब यहाँ अंग्रेजों के बीच में खलबली मच गई। यहाँ के जितने भी नवयुवक थे वो महात्मा गांधी के को फॉलो करने लगे और वो बहुत ज्यादा आंदोलन करने लगे। अंग्रेज बहुत ज्यादा घबरा गए, अंग्रेज ऑफिसर्स काफी घबरा गए। उनको लगने लगा कि ऐसा कौन सा कानून लाया जाए, क्या किया जाए कि इन आंदोलनों को रोका जाए। ऐसे में रॉलेट एक्ट 1917 में आया। 1917 में रॉलेट एक्ट के जो अध्यक्ष थे वो सर सिडनी रॉलेट थे। इसी की वजह से इस एक्ट का नाम भी रॉलेट एक्ट पड़ा है। तो रॉलेट एक्ट 1917 में आया और ये सेडिशन कमीशन की सिफारिश पे आधारित था। क्या था इसमें? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी जो षड्यंत्र हो रहे थे भारत में, उस पर प्रतिबंध लगाना और कानून बनाना। कैसा कानून बनाया जाए जिससे कि ये जो क्रांतिकारी षड्यंत्र हो रहे हैं, ये आंदोलन हो रहा है, उस पर रोक लगाया जा सके। कारण क्या था? भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। भारत रक्षा कानून की अवधि, उसकी सीमा जो थी, समय उसका खत्म होने वाला था और नया कानून पेश करना था। 1918 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। सेडिशन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। क्या था इसमें? इसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर ही फरवरी 1919 में, फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए। विधेयक क्या होता है? जो रिपोर्ट के बाद जो बातें आती है जिसके बाद फिर कानून बनाया जाता है, यानी कि वे बातें जो कानून बनने से पहले जो बातें आती हैं उसको विधेयक कहा जाता है। तो 2 विधेयक आई, जिसमें से एक तो वापस ले लिया गया लेकिन दूसरे को पारित कर दिया गया। और 18 मार्च 1919 को क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, इसका पूरा नाम है क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, यानी कि रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया गया। कब पारित किया गया? 18 मार्च 1919 को। कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए इसकी अवधि रखी गई। इसको भारत में ये कानून आते के साथ खलबली मच गई, आंदोलनकारियों के बीच में आपाधापी मच गई। क्यों? क्योंकि ये
चलाए जेल में डालने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। अगर उन्हें किसी पे भी शक हो गया कि ये आंदोलनकारी गतिविधियों में शामिल है, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल है, कुछ अंग्रेजों के खिलाफ में षड्यंत्र कर रहा है, तो बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में डालने का उन्हें अधिकार मिल गया। इस कानून में यही था। इसे काला कानून भी कहा गया, काला अधिनियम भी कहा गया, आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा गया, और क्या कहा गया, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून। ऐसा था वो कानून। सोच सकते हो कि कैसा माहौल कैसा था उस समय। लोग बेचैन थे अपने देश को आजाद कराने के लिए, हर संभव प्रयास कर रहे थे, और ऐसे में अंग्रेजों ने इतना खराब कानून ले आया, काला कानून लेके आ गए, और सबको पकड़ पकड़ के वो, जिन पे भी उनको शक था, उनको पकड़ के वो जेल में डालने लगे, या यूं समझिए अपनी दुश्मनी वो निकालने लगे। उनको लग रहा था किस तरह से इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। 6 अप्रैल 1919 का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। इस बात को याद करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स तैयारी में हैं कंपटीशन एग्जाम्स की, उनको ये याद रखना चाहिए कि 6 अप्रैल 1919 के दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में पूरे देश में, पूरे भारत में मनाया गया। देशव्यापी हड़तालें शुरू हो गई, प्रदर्शन शुरू हो गया, व्यापार की गति धीमी हो गई। जब हड़तालें हो जाएंगी, प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, तो अपने आप व्यापार की गति में धीमी आ जाती है, यातायात के साधनों को रोक दिया जाता है। इस तरह से व्यापार की गति धीमी हो गई। सबसे व्यापक विरोध के रूप में इसको देखा गया, जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में भारतवासी या यहाँ के जो आंदोलनकारी थे, जो राष्ट्रवादी जनता थी, वो उन लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, इसको देशव्यापी सबसे बड़ा, सबसे व्यापक विरोध के रूप में देखा गया। कहा जाता है कि 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसके बाद इस समय को सबसे बड़ा विरोध के रूप में देखा गया। अब अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेजों ने बर्बरता पूर्वक दमन करना शुरू कर दिया। वो इधर भारतवासी जो राष्ट्रवादी जनता थी, वो विरोध में लगे हुए थे कि इस कानून को हम मानेंगे नहीं, और अंग्रेजों को तो मौका मिल गया था, वो उन पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो कि राष्ट्रवादी नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप सोच सकते हो कि जो बड़े बड़े नेताओं को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए, जिनको की फॉलो सारी जनता कर रही है, उनके पचिन्हों पे सब चल रही है, तो बाकी लोगों का क्या होता है? वो पूरे रोष में आ जाते हैं। पर बाकी जनता को लगा कि अभी बहुत ज्यादा प्रदर्शन करना शायद उनकी भी गिरफ्तारी का कारण बन सकता है, इसलिए उन लोगों ने 13 अप्रैल, जो कि वैशाखी का दिन होता है, वैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में एक जनसभा का आह्वान किया। उन्होंने, वहां की जनता ने एक जनसभा बुलाई 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में। वैशाखी मेला देखने के लिए गांव-गांव से बच्चे, बूढ़े, जवान सब अमृतसर आते थे, और जैसे ही उनको पता लगा कि जालियांवाला बाग में एक जनसभा है, ये शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की बात थी, यहाँ पे कुछ भी मारा मारी नहीं होना था, बस ये शांतिपूर्ण तरीके से सभा करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों को ये मंजूर कहाँ था? उन्होंने तो एक 144 धारा लागू कर दिया था बिना बताए लोगों को, कि गांव के लोगों को पता भी नहीं था कि इस तरह का कुछ यहाँ पे किया गया है, ऐसा है, और अंग्रेजों को मौका मिल गया। उस समय जनरल डायर ने आदेश दिया, वो गुस्सा हो गया जनरल डायर, उनको लगा कि जब मैंने मना किया है कि सभाएं नहीं होंगी, 144 धारा लागू है पूरे शहर में, तो फिर मेरे विरुद्ध जनता कैसे यहाँ सभा करने लगी है। ये सोच करके, गुस्से में आकर के कि ये जरूर कुछ और यहाँ पे षड्यंत्र करेंगे और कुछ न कुछ हमारे खिलाफ करेंगे, ये सोच करके उन्होंने, जनरल डायर ने आदेश दे दिया कि जालियांवाला बाग में जाकर के गोली चला दो। मैंने आपको वीडियो में, ब्लॉग में दिखाया है कि जालियांवाला बाग कैसा है। जालियांवाला बाग एंटर करने के लिए एक पतली सी गली है, संकरी गली है, बस वही एक रास्ता है वहां अंदर जाने का। तीनों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हुई है। प्लीज आप मेरा वो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा वो दिखता है। वहां से
वो जनरल डायर ने क्या करवाया कि उस गेट को बंद करवा दिया, एंट्रेंस गेट को बंद करवा के, और वहां पूरी जनता बैठी हुई थी, सभा में बैठी हुई थी, और सब पर गोली चलवाना शुरू कर दिया। बच्चे, बूढ़े, जवान सब आए हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सब आए हुए थे सभा में। बच्चे खेल रहे थे, कुछ नहीं देखा और उन लोगों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। भीड़ भागना शुरू कर दी। कितने लोग तो वहीं पे दब के मर गए, एक दूसरे के पैरों के नीचे आकर के। एक कुआं मैंने दिखाया आपको अपने वीडियो में, उस कुएं में कितने सारे लोगों ने छलांग लगा दिया कि शायद हमारी जान बच जाएगी, लेकिन उनके ऊपर भी गोलियां चला दी अंग्रेजों ने, अंग्रेज अफसर्स ने। दीवारों के पास से भी ऊपर चढ़ के वो पार होने की कोशिश की, लेकिन दीवार काफी ऊंची थी, वहां से वो ऊपर चढ़ के पार नहीं हो पाए और वहीं पे मर गए। रिपोर्ट के हिसाब से डेथ होने वालों के लोगों की संख्या 379 थी। उनके हिसाब से 379 लोग इस हत्याकांड के शिकार हुए थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत, हजारों की संख्या में लोग वहां पे मारे गए थे। उनके रिपोर्ट के हिसाब से 379 है उनके दस्तावेज में। दीन बंधु एंड्रयूज ने क्या कहा? कहा कि ये जानबूझकर की गई हत्या है, उन्होंने अपनी खराब मंशा की वजह से ये हत्याकांड किया है। डायर ने क्या कहा? डायर एक नंबर का क्रोधी इंसान था और बड़ा ही एग्रेसिव इंसान था। उसने क्या कहा कि भारतीयों को सबक सिखाने के लिए इस तरह का कुछ काम करना बहुत जरूरी था, इसलिए उसने कहा सबक सिखाने के लिए की गई ये कार्यवाही थी। और तो और हंटर कमीशन ने भी इस बात को सही बताया। हंटर कमीशन ने भी कहा कि जनरल डायर ने जो कहा, जो भी आदेश दिया, वो बिल्कुल सही था। जांच समिति बनाई गई फिर से भारतीयों की। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी, CR दास और बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकर इसके सदस्य थे। इन लोगों की जांच समिति बनी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जांच करने की इनकी कमेटी बनाई गई। तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड का कारण, उद्देश्य। अभी आप पूरी अच्छे से समझ गए होंगे। आपके मन में जरूर उत्सुकता होगी, जो नहीं जानते होंगे, कि आखिर जनरल डायर क्या बच गया? छोड़ दिया इंडियंस ने उनको? नहीं। 21 साल के बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जिस समय उनको गोली मारा गया था, उस समय वो पंजाब के गवर्नर जनरल थे। उस टाइम पे उधम सिंह ने 1940 में 13 मार्च को उनको गोली मारकर बदला लेने की कोशिश की। इतना बड़ा जो हत्याकांड को अंजाम दिया था जिन्होंने, उनसे बदला लेने की। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? बहुत सारे इंडियंस को, लोगों को ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, और इस हत्याकांड के अगेंस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इसी तरह ये है असल में जालियांवाला बाग हत्याकांड। कारण, उद्देश्य, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरा। और आगे मैं और भी वीडियोस बनाती रहूंगी, ब्लॉगिंग भी और इंफॉर्मेशन भी दूंगी उसके रिगार्डिंग। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।